नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के प्लेटफॉर्म पे। अभिप्सा समय रहते बच्चों के भविष्य के मार्गदर्शन और करियर काउंसलिंग के फील्ड में कार्य करता आया है। हमारे पास बहुत से क्वेरीज आई कि अभी परीक्षाएं होने वाली हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होने वाली है। तो इसके लिए संबंध में हमारे पास बहुत से अभिभावकों और छात्रों का हमारे पास संदेश आया है कि हमें किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, क्या करना है। बहुत से क्वेरीज अलग अलग आए, हर किसी ने अलग अलग तरीके से हमारे पास मैसेज भेजने की कोशिश की है और हम आज उन्हीं समस्याओं को लेकर यहाँ पर हमारे सर आदरणीय श्री राजेश चंदानी सर के साथ मैं आज यहाँ पर हूँ। सर हमारे पास भौतिकी के शिक्षक हैं और SCRT हमारे जो राज्य के शैक्षिक अनुसंधान संस्थान है वहाँ पे बतौर शिक्षक अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ सर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के स्कूलों में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। सर आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सर अभी जैसे आज हम जैसे देखते हैं कि परीक्षाएं असमय घोषित हुई हैं। कोरोना के ऑनलाइन ऑफलाइन के असमंजस की स्थिति में ऑफलाइन मोड पे परीक्षाएं आयोजित करने की पूर्णतः तैयारी कर ली गई है। 2 मार्च से हमारी 10वीं और 2 मार्च और 3 मार्च से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। तो इसको लेके बच्चों में बहुत ज़्यादा अभी अचानक से एक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है और भी विभिन्न तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही है सर। तो इस विषय में सर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर जब जनवरी में लॉकडाउन लगा तो बच्चों को लगा कि इस बार भी हमारी परीक्षाएं जैसे पिछले बार घर में हुई थी उसी टाइप से होगी, पर बोर्ड ने शुरू से ही बोल के रखा था कि इस बार हम परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में लेंगे और इसलिए उन्होंने शुरू से तैयारी भी कर दी थी और उसने समय सारणी भी जारी कर दी थी। पर ये जो जनवरी का पीरियड आया जिसमें लॉकडाउन लग गया, जिस कारण लगभग 38 दिनों तक कक्षाएं नहीं, तो बच्चे इसमें असमंजस में रहे। हालांकि बच्चों को प्राचार्यों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा ये बताया गया कि बेटा आप वैक्सीन लगेगी और आपकी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी और आपको कोवैक्सीन लगने वाली है, तो निश्चित तौर पर 28 दिन के भीतर आपको दूसरा डोज भी लग जाएगा। तो बहुत सारे फिर भी बच्चे संशय की स्थिति में थे कि हमारा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। तो अब चूँकि समय आ चुका है, हमें परीक्षा देनी है। जब समय आता है किसी चीज़ का और हम लक्ष्य को ठान लेते हैं कि मुझे उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो बच्चों को उस उम्मीद पर खड़ा उतरने के लिए और अच्छे से मेहनत करने की, परिश्रम करने की ज़रूरत है। और ऐसे समय में पालकों और शिक्षकों को उनको धैर्य के साथ ढांढस देते हुए अच्छे से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करने की ज़रूरत है। जी सर। सर जैसे अभी परीक्षा के लिए बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, तो इन कम दिनों में तैयारी कैसे कर सकते हैं? बच्चों को यदि कम दिन में तैयारी करनी है तो अपना बोर्ड के साइड में चले जाएं। जो हमारे स्टेट बोर्ड की साइड है WWCG-BSE या CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड की साइड में, ICSE बोर्ड वाले तो ICSE बोर्ड की साइड में, तो उनका सिलेबस का ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो ब्लूप्रिंट के अनुसार से ही आते हैं, तो ब्लूप्रिंट के अनुसार से वो अपने विषय की तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ब्लूप्रिंट में उनको पता चल जाता है 1 नंबर के कितने प्रश्न आने हैं, किस किस पार्ट से आने हैं, 2 नंबर के प्रश्न किस पार्ट से आएंगे और कितना हमको उसका उत्तर लिखना है, 3 अंक के प्रश्न किस पार्ट से आएंगे, बड़े प्रश्न किन पाठों से आ रहे हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड की तो अच्छी बात यह है कि उन्होंने 30% कोर्स कम कर दिया था शुरू से ही, लास्ट ईयर्स की तरह इस वर्ष भी 30% कोर्स कम किया है। तो जो 30% कोर्स कटा उससे क्वेश्चन उनके नहीं आएंगे, इस आधार पर वो तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको फ़ायदा होगा। मतलब अगर हम कहें कि बच्चे अगर 30% कोर्स को स्विच ऑफ उसमें ऑफ कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, तो हमें केवल 70% कोर्स की तैयारी करनी है और उसे भी ब्लूप्रिंट के माध्यम से करना ज़्यादा उचित होगा। जी, बिल्कुल सही बात है ये आपकी। ठीक है सर। तो सर इसमें जैसे बच्चों को अभी हमारे स्कोर कितने आएंगे, ये भी एक बच्चों के अंदर वो रहता है। तो हमारे परीक्षा परिणाम में क्या होगा, हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, हमारे नंबर के कम तो नहीं हो जाएंगे, इस तरीके से। तो इसको कैसे हम समझ नहीं, बच्चे यदि ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करेंगे तो उनको सभी पाठ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें उनको ये दिया हुआ है कि मतलब इस पाठ से इतने नंबर का आएगा। जैसे हमारे भौतिकी में संचार व्यवस्था है, इस पाठ से 5 अंक का आएगा, तो उनको ये पता चलेगा कि मुझे इस पाठ से 5 अंक आना है। तो उस हिसाब से यदि वो मान लो 70 में पास होने के लिए उनको 23 अंक चाहिए, तो 23 अंक के हिसाब से अपने पाठों को सेलेक्ट कर लें, उन पाठों को तैयार करें। कोई बच्चा 50 अंक पाना चाहता है तो 50 अंक के कम पढ़ाई से ज़्यादा अंक वाले पाठों को उनको सेलेक्ट करना चाहिए और उन पाठों की पहले तैयारी करनी चाहिए। जिसमें ज़्यादा पाठ हैं, ज़्यादा
विषय वस्तु है और कम अंक है उसको बाद में तैयार करना चाहिए। ठीक है सर। ये तो हमारे एक सिलेबस की बात हो गई कि हम सिलेबस से किस तरीके से करेंगे। सर एक दूसरा प्रश्न ये है कि समय अभी कम है, समय प्रबंधन अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय होता है। अभी आप बच्चों को समय प्रबंधन के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? समय प्रबंधन के लिए कि उनको अपना समय का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग अपने पढ़ाई में लगाना है, इधर उधर के मतलब मोबाइल्स में समय व्यतीत नहीं करना है। जिन पाठों को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है उन पाठों के अच्छे अच्छे प्रश्नों को जो पुराने सालों में आए हैं, बीते वर्षों में आए हैं, या जिनके रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है जिनके आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उन पाठों को अच्छे से तैयार करें। बोर्ड ने मॉडल क्वेश्चन पेपर भी अपने साइड में डाल के रखे हैं, उन मॉडल क्वेश्चन पेपरों का अध्ययन करें तो निश्चित तौर पर उन्हें कम समय में ज़्यादा अंक मिलेंगे। और अपने समय का मेन सदुपयोग करें। जो अभी तक उन्होंने कुछ समय गंवा दिया था कि ऑनलाइन होगा तब देखेंगे, तो उस बात को निकाल करके अपना लिखने का ज़्यादा प्रैक्टिस करें और हर उत्तर को लिख करके देखें उसको कितना समय लग रहा है। फिर अगली बार उसको फिर से प्रयास करें कि यदि मैंने पिछली बार इसका उत्तर 3 मिनट में लिखा था तो अभी उसका मिनट में 2.5 मिनट में लिख पाऊँ, उसका उत्तर फिर मैं 2 मिनट में लिख पाऊँ। तो इस प्रकार से जब उसके लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो निश्चित तौर पर उसको परीक्षा में मदद मिलेगी। जी सर, लेखन शैली से ही एक संबंधित जुड़ा हुआ प्रश्न है सर। बच्चे कभी कभी लिखते समय ये चीज़ भूल जाते हैं और उनमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है कि मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, आंसर याद नहीं आ रहा है, मैं कैसे लिखूं। तो इसको कैसे ओवरकम करना चाहिए? नहीं, बच्चे को अपना आत्मविश्वास बनाना है, क्योंकि जो भी नई चीज़ रहती है वो किसी पुरानी चीज़ से जुड़ी हुई है। बहुत सारे ऐसे पाठ रहते हैं जिनको हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है। जैसे अपन आते हैं कि बात गुरुत्वाकर्षण की, अभी हमको 11वीं में जैसे गुरुत्वाकर्षण का प्रश्न है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमने 9वीं में भी पढ़ा था। तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें वो अपने मेमोराइज़ करें तो निश्चित तौर पर उनको इनका उत्तर लिखने में सुविधा आ जाएगी। पीछे जुड़े हुए पाठों से अपना संबंध बनाए रखें, पिछला उनका पढ़ा हुआ है, उन पाठों को दिमाग में रख करके आगे का देखेंगे तो निश्चित तौर पर उनको मदद मिलेगी। सर, जिन विषयों में स्मरण शक्ति और याददाश्त के जो बातें हैं जो याद कर सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आंकिक प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, आंकिक प्रश्नों में कैसे सफलता हासिल की जाए? आंकिक प्रश्नों को बनाने के लिए उनको तो पहले उस आंकिक प्रश्न में सबसे क्या क्या चीज़ दिया हुआ उसको लिख ले और उसके बाद नीचे देखें हमें निकालना क्या है। तो जो दिया है और जो हमें निकालना है उन दोनों में क्या सूत्र लग सकता है, उनमें क्या संबंध है, उस संबंध को निकाल करके उस संबंध का इस्तेमाल करें तो निश्चित तौर पर उसको आंकिक प्रश्न बनाने में सुविधा आ जाएगी। तथा आंकिक प्रश्न को बनाते समय हमारे विषय में मुख्य रूप से इकाइयों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मान लो हमको चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और समय मिनट में दिया है, तो हमारे को उसको उस यूनिट में बदलने आना चाहिए, तब उसको निश्चित तौर पर आंकिक प्रश्न बनाने में सुविधा आ जाएगी। ठीक है सर। सर अगला सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि परीक्षा देने से पहले जो हमारे टॉपिक हमारा रिवीजन नहीं हुआ है, बच्चे पेपर में जाने से पहले मैं ये टॉपिक रिवाइज नहीं कर पाया। बच्चों ने पूरे साल भर पढ़ा है, थोड़ा बहुत सही जैसा भी हो पढ़ा है, लेकिन पेपर से ठीक पहले जो एक दिन का हमारे पास गैप रहता है, मैं रिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाया, मेरा ये छूट मत जाए, पेपर में ये मत हो जाए, तो इस प्रकार के उसमें कैसे करना चाहिए? इस प्रकार के लिए मैंने बताया ना कि आपको ब्लूप्रिंट में उन पाठों को सेलेक्ट कर ले जी। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, मतलब जिसमें थोड़ा सा मेहनत करने पर ज़्यादा अंक मिल सकता है, उन पाठों को अपन नोट करके रखें। जैसे हमारे भौतिकी में संचार व्यवस्था है, 5 अंक आता है, अर्धचालक युक्तियाँ हैं, 7 अंक आता है, परमाणु और नाभिक है उससे 3-3 नंबर के आते हैं। तो इस प्रकार से जो अपने को पासिंग मार्क्स है, उस पासिंग मार्क्स के लायक जो चैप्टर हैं उन चैप्टरों का तो रिवीजन करके वो ज़रूर जाए। बाकी के लिए वो अपना मतलब कम समय में उन फार्मूलों को नोट कर ले, मेन चीज़ें उसकी जो बेसिक चीज़ें उसको दिमाग में रख ले, तो निश्चित तौर पर उनके उत्तर को वो लिख सकता है। ठीक है सर। सर इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आप जैसे 12वीं में भौतिकी विषय के आप विशेषज्ञ हैं, विषय संबंधित आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे सर? मैं तो ये सलाह दूंगा कि जो भौतिकी के विषय हाँ भौतिकी में तो यदि उनको सर्वाधिक अंक हासिल करने हैं तो जिन प्रश्नों में आंकिक प्रश्न नहीं आते उन पाठों को वो पहले करें ताकि उसको मेमोराइज़ करके आसानी से उसका उत्तर लिख सकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलेंगे। और टू दी पॉइंट लिखें। एक्स्ट्रा टाइम रे डायग्राम वगैरह बनाना है तो रे डायग्राम में रे लगाया कि नहीं, धारा का चिन्ह बनाया कि नहीं बनाया, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को उसको दिमाग में रखना पड़ेगा जिस पर अंक कटने की संभावना रहती है। उत्तर को सही ढंग से लिखना, जितना पूछा गया है उसमें उतना ही लिखें, उससे अनावश्यक बढ़ा चढ़ा करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जी सर, मेरा अगला प्रश्न इसी से संबंधित था। कभी कभी प्रश्न होता है कि कुछ चीज़ लिखिए और बच्चे अब
पेज भरना है, मुझे तो कुछ याद नहीं बोल के लिखते जाते, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। बच्चे को जितना पूछा गया उसी इतना ही लिखना चाहिए। उससे अधिक लिखने से कोई अनावश्यक उसका समय खराब होता है और दूसरे प्रश्न का उत्तर रखने के उस पर समय कम बेचता है। इसलिए जितना पूछा गया है, जितने अंकों तक 50 से 75 अंक के बीच में लिखना है, तो उसका उत्तर 50 से 75 अंकों के भीतर ही लिखने का प्रयास करें। उससे ज़्यादा अनावश्यक बढ़ा चढ़ा करके लिखने का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है सर। सर जैसे अब परीक्षाएं हो गई, लेकिन अब जैसे उत्तर पुस्तिका एक परीक्षक, एक इन्विजिलेटर जो है शिक्षक जिसके पास चेक होने जाती है, वो एक चेक होते समय एक उत्तर पुस्तिका के अंदर क्या खोजता है जिससे वो बच्चों को नंबर देना चाहता है? वो देखना चाहता है कि जो बच्चे ने उत्तर लिखा है वो उस प्रश्न से संबंधित उत्तर है कि नहीं, और वो अनावश्यक रूप से किसी बच्चे का नंबर काटना भी नहीं चाहता। हर टीचर की ये मंशा रहती है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले, पर उत्तर उसका टू दी पॉइंट होना चाहिए, उत्तर लिंक से हट कर के नहीं होना चाहिए। जो पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड होना चाहिए, पर्याप्त शब्दों में होना चाहिए। अनावश्यक बढ़ा चढ़ा करके लिखना ये अच्छी बातें नहीं हैं। अनावश्यक पेज भरने का भी कोई मतलब नहीं रहता। यदि हम टू दी पॉइंट उत्तर लिखें तो टीचर भी पूरे से पूरे अंक देने का प्रयास करता है, क्योंकि अब क्या जो मॉडल आंसर आता है उसमें अंक स्पेसिफाइड रहता है, यहाँ से यहाँ तक में इतने अंक, यहाँ से यहाँ तक में इतने अंक। अच्छा, मतलब जो उत्तर है वो मॉडल आंसर के हिसाब से अगर रहा, हाँ, और उसमें टू द पॉइंट चीज़ें रही तो बच्चों को सर्वाधिक अंक अभी भी प्राप्त हो सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। इवन आपका हिंदी में भी 100 में 99 नंबर पाते हैं बच्चे आजकल। क्या बात है। हाँ। देखिए बच्चों, तो ये हमारे साथ थे आज हमारे राजेश चंदानी सर, है ना, और आप लोगों ने देखा कि सर ने किस तरीके से सारी चीज़ों को बताया है, शुरू से लेकर समय प्रबंधन के साथ लेखन शैली के साथ साथ आपकी जो उत्तर पुस्तिका की जो चेकिंग होती है वो किस तरीके से होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें देखी जाती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आज सर ने खुले मंच पर स्पष्ट रूप से रखी है। आशा करते हैं कि आपको ये हमारे जो प्रयास है ये पसंद आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।